रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये इग्नियस सिस्टम का थर्ड क्लास है, राइट? इग्नियस सिस्टम का थर्ड क्लास है। तो टाइम लग रहा है हम लोगों को। क्यों टाइम लग रहा है? इसका मेन रीजन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इग्नियस सिस्टम का। तो ये इग्नियस सिस्टम थ्री। अभी पिछले क्लास का असाइनमेंट क्या था? पिछले क्लास का असाइनमेंट था, एक सिस्टम है, एक यूटेक्टिक सिस्टम है, डायोक्साइड एनोथाइड सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों का डायोक्साइड, यहाँ पे है एनोथाइड। ये सॉरी, शुरू से ही बवाल कर रहा है। तो काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं नया खोल लेता हूँ, उसमें शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिस्टम था, ये हम लोग का एक सिस्टम है। डायोक्साइड यहाँ पे, एनोथाइड यहाँ पे। ये हो गया हमारा लिक्विडस ऑफ डायोक्साइड, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर दिया इसको। ये हो गया हमारा लिक्विडस ऑफ डायोक्साइड। चलो, ये हो गया हमारा लिक्विडस ऑफ एनोथाइड। इसका टेम्परेचर है 1391 डिग्री सेल्सियस प्योर डायोक्साइड के लिए। यहाँ पे है 1553 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट का कॉम्पोजिशन क्या है? डायोक्साइड 58, एनोथाइड 42, राइट? यस। अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक रॉक है R2, एक रॉक है R2, उसका कॉम्पोजिशन क्या था? R2 का कॉम्पोजिशन क्या था? डायोक्साइड 20 and अनोथाइड 80। डायोक्साइड 20, एनोथाइड 80। दो सिचुएशन दिया गया था। एक सिचुएशन था इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन था फ्रैक्शनल मेल्टिंग। एक सिचुएशन था इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, एक सिचुएशन था फ्रैक्शनल मेल्टिंग। अच्छा, यहां पर ना ये 58-42 ये रेशियो डिनोट करता है। 58:42, ये तो मालूम है ना सबको? हाँ कि ना? हाँ भाई। अच्छा, अभी मैंने बोला था कि एक इक्विलिब्रियम मेल्टिंग हो रहा है, अनदर फ्रैक्शनल मेल्टिंग हो रहा है, राइट? अभी इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में क्या होगा? पहला मेल्ट किधर जनरेट करेगा इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में? इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, फ्रैक्शनल मेल्टिंग जो भी है, अगर एक रॉक है R2, यूटेक्टिक पॉइंट में पहला मेल्ट जनरेट करेगा, किस कंपोजिशन का मेल्ट जनरेट करेगा? यूटेक्टिक पॉइंट का किस? डायोक्साइड 58 अनोथाइड 42। डायोक्साइड 58, एनोथाइड 42, राइट? कब तक ये मेल्ट चलता रहेगा? कब तक ये मेल्टिंग यूटेक्टिक पॉइंट पे चलता रहेगा? जब तक कि डायोक्साइड खत्म नहीं हो जाता मेल्टिंग। जब तक कि ना डायोक्साइड खत्म नहीं हो जाता। तो ये जो रॉक है, ये ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर इंक्रीज करके ऐसे 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 पाथ पे आएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डायोक्साइड खत्म हो गया। अभी सिस्टम में क्या है हम लोगों का? सिस्टम में क्या है? सिस्टम में है लिक्विड है और एनोथाइड है। अभी एक चीज बताओ, यहाँ पे एनोथाइड भी मेल्ट हो रहा है क्या? यूटेक्टिक पॉइंट पे एनोथाइड भी मेल्ट हो रहा है क्या?
बाकी लोग एग्जैक्टली यूटेक्टिक पॉइंट पे यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन का मेल्ट जनरेट होगा, मतलब डाइऑक्साइड भी मेल्ट होगा, एनोथाइड भी मेल्ट होगा। भैया वहां पे स्टॉप हो गई या फिर मेल्ट हो चुका होगा? नहीं, पूरा मेल्ट नहीं होगा, बस स्टार्ट होगा। डाइऑक्साइड भी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, एनोथाइड भी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और तब तक मेल्टिंग चलेगा जब तक कि ना डाइऑक्साइड कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं कर जाए। जब तक कि ना डाइऑक्साइड कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाए तब तक यहाँ पे डाइऑक्साइड मेल्ट करता रहेगा। ये रॉक इस कंपोज यहाँ पे ही रहेगा। ये जो रॉक है तब तक यूटेक्टिक पॉइंट पे रहेगा जब तक डाइऑक्साइड पूरा खत्म नहीं हो जाए, और एनर्थाइड का भी थोड़ा बहुत मेल्ट हो रहा है साथ में, पर जब तक डाइऑक्साइड खत्म नहीं हो रहा है तब तक ये यूटेक्टिक पॉइंट पे रहेगा। अभी देखो तो मेल्टिंग के लिए भी अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज है यूटेक्टिक पॉइंट पे जब मेल्टिंग हो रहा है? एक हो रहा है लिक्विड जनरेट हो रहा है, हाँ कि ना? एक हो रहा है डाइऑक्साइड का सॉलिड जनरेट हो रहा है, और एक हो रहा है एनोथाइड का सॉलिड है, हाँ कि ना? है कि नहीं है? हाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कैलकुलेट करें तो C माइनस पी प्लस 1, तो कितना हो रहा है? कंपोनेंट कितना है? 2। फेज कितना है? 2 क्या क्या 2? लिक्विड होगा और अनर्थाइड का सॉलिड। डाइऑक्साइड किधर गया? डाइऑक्साइड तो यूटेक्टिक, मैंने क्या बोला? यूटेक्टिक पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, हाँ तब तक उसमें 3 फेज होगा, हाँ डाइऑक्साइड का सॉलिड। एग्जैक्टली तब तक यूटेक्टिक पॉइंट पे रहेगा जब तक डाइऑक्साइड पूरा मेल्ट नहीं हो जा रहा है। मतलब यूटेक्टिक पॉइंट पे मेल्टिंग के टाइम डाइऑक्साइड का सॉलिड भी एक फेज रहेगा, हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गई। प्रेरणा नैतिक नैतिक तो यहाँ पे फेज कितना होगा? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 0। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का और एक भी मतलब है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मेंटेन करना है तो ये चीज किधर भी मूव नहीं कर पाएगा, इसी पॉइंट पे इसको रहना होगा, हाँ कि ना? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मतलब उसका मूवमेंट भी 0 है, तो ये इसी पॉइंट पे रहेगा, ये मूव नहीं कर पाएगा किसी साइड में भी, क्योंकि वरना डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ अभी जैसे ही डाइऑक्साइड एक है बल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का और एक भी मतलब है कि इसका मूवमेंट, इसका मैंने क्या बोला? डिग्री ऑफ फ्रीडम की नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू नीड टू गिव द सिस्टम, तो यहाँ पे 0 वेरिएबल्स देना हो रहा है। तो अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो रहा है, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसको अगर किसी भी साइड में अगर हम मूव कर दे तो उसका वेरिएबल चेंज हो जा रहा है, उसका मोर देन 0 वेरिएबल उसका लग रहा है उस एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए, हाँ कि ना? अगर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 अगर है तो ये किसी भी साइड में मूव नहीं कर पाएगा, एक ही पॉइंट पे बैठा रहेगा, हाँ कि ना? नैतिक श्योर? मेरे को लग रहा है अभी भी नहीं समझा तुमने। अच्छा, तो जब भी डाइऑक्साइड खत्म हो जा रहा है तो सिस्टम में क्या क्या रह रहा है? जब भी यूटेक्टिक पॉइंट पे डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट कर रहा है तो क्या क्या रह रहा है सिस्टम में? अनर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड। एनर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड, ये मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा हूं। एनर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड। अभी जैसे ही एनर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड है, जैसे एनर्थाइड का सॉलिड एंड लिक्विड है, ये थ्रू लिक्विडस मूव करेगा, हाँ कि ना? ये थ्रू लिक्विडस मूव करेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1 हो जाएगा तब। 1 हो जाएगा तब, सबको समझ आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 कंपोनेंट है, 2 फेज है, 2 कंपोनेंट है, 2 फेजेस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1 C माइनस पी प्लस 1। कंपोनेंट है 2, फेज है 2, एनर्थाइड सॉलिड एंड लिक्विड एंड 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। तो जैसे ही 1 हो जा रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या कर रहा है? ये लिक्विडस के थ्रू मूव कर रहा है, हाँ कि ना?
ये लिक्विडस के थ्रू मूव कर रहा है, और जैसे ही लिक्विडस के थ्रू मूव कर रहा है उसका एनॉर्थाइड, प्योर एनॉर्थाइड सॉलिड का भी मेल्टिंग होना स्टार्ट हो रहा है। प्योर एनॉर्थाइड सॉलिड, ये तो प्योर एनॉर्थाइड सॉलिड का भी मेल्टिंग हो रहा है। होते 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 ये कब किस पॉइंट पे जाके रुकेगा, ये उस पॉइंट पे जाके रुकेगा। अगर बाल कंपोजिशन को अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में एक बार इंक्रीज कर दे, तो जिस पॉइंट पे वो लिक्विडस को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि लिक्विड प्रेजेंट है सिस्टम में, क्योंकि लिक्विड प्रेजेंट है सिस्टम में, इसीलिए ये पॉइंट पे जाके मेल्टिंग स्टॉप हो जाएगा, मतलब कंप्लीट वो रॉक का मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कि ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। बाकी लोग प्रेरणा नैतिक समझे कि नहीं समझे? अभी अभी क्या हो रहा है, अभी देखो क्या हो रहा है। अभी सीन क्या है, अभी सीन है फ्रैक्शनल मेल्टिंग कर रहा है, फ्रैक्शनल मेल्टिंग कर रहा है। फ्रैक्शनल मेल्टिंग मतलब इक्विलिब्रियम मेल्ट और सॉलिड में, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, जैसे ही कोई भी लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बाहर निकल रहे हैं सिस्टम से, जैसे ही कोई भी लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम सिस्टम से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, जैसे ही कोई भी लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिमिलरली यहां पर भी मेल्टिंग सेम प्रोसेस से होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो किस पॉइंट पे आके वो मेल्ट जनरेट करेगा, किस पॉइंट पे आके पहला मेल्ट जनरेट करेगा, यूटेक्टिक पॉइंट पे आके पहला मेल्ट जनरेट करेगा। एग्जैक्टली यूटेक्टिक पॉइंट में आके वो पहला मेल्ट जनरेट करेगा। अभी अभी सीन क्या है, सीन ये है कि यूटेक्टिक पॉइंट से जैसे ही पहला मेल्ट वो जनरेट कर रहा है उसको हम उसी टाइम पे बाहर निकाल दे रहे हैं। जैसे ही पहला लिक्विड ये जनरेट कर रहा है उसी टाइम पे उसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही मेल जनरेट किया, उसी यूनिटिक कॉम्पोजिशन का मेल जनरेट हो रहा है, जैसे ही मेल जनरेट किया टक उसको बाहर निकाल दे रहा है, जैसे ही मेल जनरेट टक उसको बाहर निकाल दे रहा है। तो अभी क्या हुआ, पहले कौन एग्जॉस्ट करेगा, कंप्लीटली खत्म कौन हो जाएगा, डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड खत्म हो गया। पर अभी देखो, अभी सिस्टम में कोई मेल्ट नहीं है, अभी सिस्टम में कोई मेल्ट नहीं है। क्या है, प्योर प्योर एनॉर्थाइड। क्योंकि सारा जो मेल्ट था उसको हम निकाल दिए थे, सारा जो मेल्ट था उसको हम निकाल दिए थे ना, तो प्योर एनॉर्थाइड है। तो प्योर एनॉर्थाइड किस टेम्परेचर में जाकर मेल्ट करेगा, प्योर एनॉर्थाइड का मेल्टिंग मतलब प्योर एनॉर्थाइड का मेल्टिंग पॉइंट पे जाके मेल्ट करेगा। प्योर एनॉर्थाइड का मेल्टिंग पॉइंट पे जाके मेल्ट करेगा। वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1553 डिग्री सेल्सियस। प्रेरणा नैतिक বুঝেছিস? तो ये सीन होता है अगर हम फ्रैक्शनल मेल्टिंग स्टार्ट करते, तो फ्रैक्शनल मेल्टिंग अगर हम स्टार्ट करते तो ये सिचुएशन हम लोगों को दिखाई देता है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? 100% श्योर? क्योंकि गलत हुआ था अभी। तुम लोग हमको बताओ, मुझको बताओ कि अगर ये कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन है डाइऑक्साइड 52 एनॉर्थाइड 48, इसका इक्विलिब्रियम मेल्टिंग कर रहा है, क्या होगा? प्रेरणा 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 एक तो हिंदी ते चेष्टा कर बाबा। हाँ
मतलब डाइऑक्साइड मेल्ट नहीं, डाइऑक्साइड सॉलिड एग्जॉस्ट हो जाएगा। सॉलिड एग्जॉस्ट हो जाएगा और जो एनोथाइड का जो सॉलिडस लाइन है उस लाइन के थ्रू एनोथाइड लिक्विडस लाइन है ये, सॉलिडस लाइन नहीं, ये लिक्विडस लाइन है। लिक्विडस लाइन के थ्रू मूव करेगा हाँ, और कब तक मूव करेगा? एक पॉइंट जब तक वो लिक्विडस लाइन पे जाके कब तक मूव करेगा? जब तक डाइऑक्साइड का मेल्ट क्या? कब तक मूव करेगा? जब लिक्विडस लाइन पे नहीं पहुंच जाता एनोथाइड का मेल्ट एनाथाइड का मेल यूटेटिक पॉइंट पे एग्जॉस्ट होते। तू क्या बोला, मैं फिर से बोलता हूँ। एनाथाइड का मेल यूटेटिक पॉइंट पे ये रॉक यूटेटिक पॉइंट पे जा रहा है, डाइऑक्साइड कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर रहा है। अभी एनाथाइड एंड लिक्विडस के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है? इतना तक तू बोला। अभी फिर बोल कि कितना दूर तक मूव करेगा वो, कितना दूर तक मूव करेगा वो, कौन बताएगा? और सुना? आया उस हाँ अधिक बल बल्क कंपोजिशन के टेम्परेचर तक। बल्क कंपोजिशन के टेम्परेचर तक। अच्छा, टेम्परेचर भी बोल सकते हो। मतलब सिमिलरली सिंपली अगर बोले तो ये बल्क कंपोजिशन से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जो पॉइंट पे वो लिक्विडस को इंटरसेक्ट करता है, जो पॉइंट पे वो लिक्विडस को इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट तक वो मेल्टिंग चलेगा। उसके बाद तो खत्म ही हो गया, उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं, फिर पूरा लिक्विड। हाँ मैं समझा, तूने वही बोल रहा था, पर हिंदी का प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब कौन मुझको बताएगा अगर फ्रैक्शनल मेल्टिंग हो रहा है, अगर फ्रैक्शनल मेल्टिंग हो रहा है तब क्या होगा? कौन बताएगा? मैं बता बताओ। डाइऑक्साइड 52 एंड एनाथाइड 48 हाँ पहले उस यूटेटिक पॉइंट तक जाएगा। हाँ देन वहां पर डाइऑक्साइड एडजस्ट होना स्टार्ट करेगा, मतलब मेल्ट होगा अंदर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फॉर एनाथाइड मेल्ट नहीं होगा वहां पे? हाँ, डाइऑक्साइड और एनाथाइड बोथ ही मतलब मेल्ट करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, और उस समय जो भी लिक्विड फॉर्म होगा उससे हम निकल लेंगे, हाँ क्योंकि ये फ्रैक्शनल मेल्टिंग के मतलब वो हाँ हो रहा है ना, इसलिए। हाँ और फिर वहां पर डाइऑक्साइड जब कंप्लीटली एडजस्ट हो जाएगा, मतलब सारे तो निकल लेंगे सारे मेल्ट, हाँ तब वहां पर अनर्थाइड 48 मतलब हाँ अनर्थाइड का सॉलिड मतलब रहेगा, और उससे वो सॉलिड लिक्विडस के हाँ लिक्विडस मतलब प्योर अनर्थाइड रहेगा ना, इसलिए वो सीधा जाकर 1553 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट होकर मतलब मेल्ट हो जाएगा वहां तक। एकदम परफेक्ट, पूरा परफेक्ट। नैतिक सब एकदम क्लियर है? श्योर? तो मैं तेरे को एक रॉक देता हूं, एक रॉक है डाइऑक्साइड 70 एनॉर्थाइड 30, इसका अगर फ्रैक्शनल मेल्टिंग हो रहा है तो क्या होगा? हाँ, पहले तो ये यूटेटिक पॉइंट में जाके मेल्ट होना शुरू होगा, एकदम डाइऑक्साइड रहना। एकदम फिर ये तब तक मेल्ट होगा जब तक एनॉक्साइड एग्जॉस्ट नहीं करता। एकदम फिर डाइऑक्साइड का सॉलिड रहेगा, तब वो अभी वो डाइऑक्साइड का लिक्विडस तक जाके जब तक वो 30 मतलब 39 डिग्री तक पहुंच नहीं जाता, तब तक उस पॉइंट पे जाके वो भी मेल्ट होना स्टार्ट। एकदम परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्योर डाइऑक्साइड है, प्योर डाइऑक्साइड है। एक चीज तूने नहीं बोला कि हम लोग लिक्विड को बार बार निकल रहे हैं साथ, जब जब भी लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम निकाल दे रहे हैं, इसीलिए फ्रैक्शनल है, राइट? हाँ परफेक्ट, परफेक्ट एकदम। अभी हम टेक्सचर्स पढ़ेंगे, टेक्सचर्स पढ़ेंगे और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो नेचर में होता है, कैसे हो रहा वो देखेंगे। तो पहले हम जो इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट जो है, जो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली एडवांस में होगा, वो बीएससी में नहीं होता, बट
क्योंकि जैम अपना होराइजन एक्सपेंड कर रहा है, वो पिछले बार बीटा डीके दिया था, जो कि ना जो भी एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो अगर चाहे तो वो प्रेशर वेरिएशन भी दे सकता है कि अगर इस सिस्टम को हम आइसोबैरिक सिस्टम में कर रहे हैं, मतलब प्रेशर कंप्लीटली कांस्टेंट है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इस सिस्टम को कर रहे हैं 1 एटीएम प्रेशर में, पर अगर ये सिस्टम हम लोग प्रेशर वेरिएशन करके करें तो क्या होता है, वो चीज फिर हम देखेंगे। पहले तो हम टेक्सचर्स देखेंगे कि यूटेक्टिक सिस्टम में किस टाइप ऑफ तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, टेक्सचर जनरेट करता है। तो यूटेक्टिक टेक्सचर्स, एक टेक्सचर बताओ यूटेक्टिक टेक्सचर मुझको, देखता हूं तुम लोग कैसे समझ, मतलब बेसिक आइडिया कैसा है। बताओ यार, एक टेक्सचर एटलीस्ट बताओ। हेलो, हाँ भैया। एक टेक्सचर बताओ समझ के कैसे होता है टेक्सचर। इग्नियस टेक्सचर थोड़ा बहुत तो सब पढ़े हो ना अभी इस, मतलब उसमें सेमिस्टर में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है देखो, जब यूटेक्टिक नॉर्मल कूलिंग हो रहा है, सपोज यहाँ पे एक बल्क कंपोजिशन है इस वन, यहां से कूलिंग हो रहा है, तो यहां पे पहले क्या जनरेट होगा, कूलिंग हो रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। किसका क्रिस्टल जनरेट होगा, डाइऑक्साइड का क्रिस्टल जनरेट होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा, क्या होगा, बहुत क्रिस्टलाइज होगा, मतलब जो भी लिक्विड बचा है सब क्रिस्टलाइज कर जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे ही जाते, राइट। तो हमको क्या एक टेक्सचर मिलेगा जहां पे एक डाइऑक्साइड का बड़ा बड़ा ग्रेन मिलेगा हम लोगों को, लार्जर ग्रेन्स ऑफ डाइऑक्साइड। वो किससे सराउंडेड होगा, वो सराउंडेड बाय ग्राउंड मास ऑफ यूटेक्टिक कंपोजिशन। जाहिर सी बात है, पहले डाइऑक्साइड का ग्रेन जनरेट हुआ, और उसके सराउंडिंग यूटेक्टिक कंपोजिशन का, क्योंकि यूटेक्टिक कंपोजिशन में क्या हो रहा है, झट से कूलिंग हो रहा है, मतलब वो टेम्परेचर पे रीच करके उसके नीचे चला जाएगा, झट से कूलिंग हो रहा है, हाँ कि ना। जो लिक्विड था पूरा एक साथ कूल हो रहा है, तो अगर झट से कूलिंग हो रहा है तो छोटा छोटा ग्रेन जनरेट होता है, हाँ कि ना। नॉट नेसेसरली नॉट एवरी टाइम अमरफस, एक सेकेंड, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम अमरफस भी आएगा, देखेंगे हम। नॉट नेसेसरली एवरी टाइम अमरफस, तो पिछले क्लास देखना, तो वहां पे मैंने न्यूक्लिएशन और डिफ्यूजन के बारे में बोला है, ठीक है ना, न्यूक्लिएशन और डिफ्यूजन के बारे में बोला है, देखा है क्लास। नहीं भैया, वो वाला बस एक नहीं गए, और वो जो मतलब पहला बोला था उस पे देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लिएशन और डिफ्यूजन के बारे में तो देख लेना, वो फिर ना समझ आ रहा है। तो अगर झट से कूलिंग हो रहा है तो छोटा छोटा क्रिस्टल जनरेट होगा यूटेक्टिक कंपोजिशन का, तो वो होगा हम लोग का, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड मास। और यहाँ पे डाइऑक्साइड और एनोथाइड का जो भी बाल कंपोजिशन है, उसके हिसाब से डाइऑक्साइड या एनोथाइड का बड़ा ग्रेन तो जनरेट होगा, हाँ कि ना। पहले जो ग्रेन जनरेट हो रहा है लिक्विडस के, इस टाइम पे जो ग्रेन जनरेट हो रहा है, इस पे यहां पे जो ग्रेन जनरेट होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर होगा, क्योंकि इसको टाइम मिल रहा है, हाँ कि ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बाकी सब बोलो। तो इसको हम बोलते हैं फेनोक्रिस्ट, और इसको बोलते हैं हम ग्राउंड मास। इसको बोलते हैं फेनोक्रिस्ट और इसको बोलते हैं ग्राउंड मास, और ये टेक्सचर को हम बोलते हैं पोरफायरिटिक टेक्सचर।
पोरफायरिटिक टेक्सचर। क्या टेक्सचर बोलते हैं? पोरफायरिटिक टेक्सचर। समझे कि नहीं समझे? अगर एक बड़ा ग्रेन कंप्लीटली सराउंडेड बाय सम स्मॉलर ग्रेन्स, तो वो बड़ा ग्रेन को हम बोलते हैं फेनोक्रिस्ट, छोटा ग्रेन्स को हम बोलते हैं ग्राउंड मास, एंड द टेक्सचर इज कॉल्ड पोरफायरिटिक टेक्सचर। समझे? ये टेक्सचर यूटेक्टिक सिस्टम के अलावा और भी जगह में जनरेट हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट, अगर तुमको कोई बोले कि व्हाट इज द ओनली टेक्सचर विच विल जनरेट ओनली इन यूटेक्टिक सिस्टम, तो ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये नहीं लिखोगे। साथ में अगर ग्राफिक टेक्सचर रहा तो, ग्राफिक टेक्सचर रहा तो क्या होता है ग्राफिक टेक्सचर? यूटेक्टिक पोजीशन में जैसे ही टेम्परेचर बिलो समथिंग चला जाता है, जैसे ही यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे चला जाता है, तब झट से कूलिंग होने के वजह से यहां पे ग्रेन में हम लोगों को वार्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। वार्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, क्योंकि यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे जो लिक्विड था पूरा सॉलिड होना जा रहा है, झट से सॉलिड हो जा रहा है, तो ये कोइंच कर जाएगा। कोइंचिंग समझते हो? कोइंचिंग कौन नहीं समझता है? कोइंचिंग समझते हो कि नहीं समझते हो? कोइंचिंग समझते हो? बाकी सब लोग ओर्चोना प्रेरणा कोइंचिंग समझते हो? कोइंचिंग मतलब भैया किसी बड़े वाले चीज में छोटा चीज पेनिट्रेट करके रहना। नहीं, क्वेंचिंग मतलब है कि एक बड़ा चीज है और या फिर मतलब बहुत जल्दी से कूल करने की वजह से, वो मतलब एकदम झट से कूलिंग की वजह से वो एकदम छोटा छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? क्वेंच कर जाएगा मतलब ऐसे हो जाएगा। मतलब सपोज ऐसे एक चीज है, ठीक है ना, ऐसे एक चीज है, टेम्परेचर पहले जब था, टेम्परेचर हाई जब था तो वो ऐसे था, अब जब टेम्परेचर झट से गिरा दिए तो ऐसे छोटा हो जा रहा है, झट से। तो अभी झट से जैसे छोटा हो जा रहा है, देखो इसके ऊपर वार्म लाइक ऐसे रिंकल्स आ रहा है, यहाँ की ना रिंकल्स आ रहा है, तो ये रॉक में भी दिखाई देगा। एग्जैक्टली, वो रिंकल्स रॉक में भी दिखाई देगा। तो इसको हम वार्म लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? वार्म लाइक स्ट्रक्चर। कीड़े मकोड़ों की तरह स्ट्रक्चर बनाए देता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिक टेक्सचर। कभी कभी ग्रेनोफायरिक भी बोलते हैं। जब मैक्रो लेवल पे होगा, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल में होगा तो ग्राफिक बोलेंगे, जब स्मॉल स्केल में होगा तो ग्रेनोफायरिक बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, ये हो गया। फिर एक टेक्सचर आता है जिसको बोलते हैं विट्रोफायरिक। अगर किसी भी जगह पे विट्रो या फिर विट्रस और विट्रिक ऐसे टर्म दिखाई दे तो उससे पता चल जाना यहां पे ग्लास प्रेजेंट है। समझे? ये विट्रो टर्म जो है, ये विट्रो टर्म डिनोट करता है ग्लास को। कहीं पर भी अगर विट्रो दिखाई दे तो तुम समझ जाओगे वहां पे ग्लास प्रेजेंट है। क्या होता है, अगर यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन में जाने के टाइम बहुत जल्दी कूलिंग हो रहा है, मतलब झट से एकदम मतलब बहुत जल्दी कूलिंग हो रहा है, बहुत फास्ट कूलिंग हो रहा है, तो क्या होगा, ये ग्राउंड फेनोक्रिस्ट जनरेट हो जाएगा। फेनोक्रिस्ट तुम्हारा डाइऑक्साइड और एनोथाइड का फेनोक्रिस्ट जनरेट हो जाएगा। और ये ग्राउंड मास जो होगा, ये ग्राउंड मास होगा ग्लास का। ये ग्राउंड मास किसको होगा? ये ग्राउंड मास होगा ग्लास का। तो इसीलिए बोलते हैं विट्रो मतलब ग्लास, फायरिक पोरफायरिक से फायरिक। तो विट्रोफायरिक टेक्सचर, अगर फेनोक्रिस्ट नॉर्मल रहा और ग्लासी ग्राउंड मास रहा तो उसको हम वो क्या बोलेंगे? विट्रोफायरिक टेक्सचर। फिर और एक होता है इंटरसर्टल टेक्सचर। सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा, इंटरसर्टल टेक्सचर। इंटरसर्टल टेक्सचर क्या होता है?
अगर ये फेनोक्रिस्ट वी शेप बनाए, एक वी शेप बनाए, वी शेप बनाए और उसके अंदर ग्लास या फिर छोटा छोटा ग्रेन्स हो, ग्लास या फिर छोटा छोटा ग्रेन्स हो, ऐसा का टेक्सचर दिखा कि ये फेनोक्रिस्ट है, फेनोक्रिस्ट है और ये ग्राउंड मास ये वी शेप फेनोक्रिस्ट के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसर्टल टेक्सचर। समझे कि नहीं समझे? हेलो, हाँ भैया बाकी बाकी सब बोलो। হ্যাঁ ইন্টারসার্টালে মানে ওই যে অন্য যেটা থাকবে যে মানে গ্রাউন্ড মাসটা বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা অন্য কোনো গ্রেন হতে পারে মানে ना ना ना, ये फेनोक्रिस्ट जो है ये फेनोक्रिस्ट डाइऑक्साइड या एनोथाइड का भी होगा और बीच में ग्लास रहेगा, ग्लास रहेगा। और अगर अगर इंटर और एक होता है इंटरग्रेनुलर, इंटरग्रेनुलर मतलब सेम ये वी शेप फेनोक्रिस्ट होगा, सेम ये वी शेप फेनोक्रिस्ट होगा और बीच में ग्लास की जगह ग्रेन्स रहेगा, छोटे छोटे ग्रेन्स रहेगा, तो उसको हम बोल, ये ग्राउंड मास होगा ग्रेन से, ग्रेन से ये ग्राउंड मास होगा ग्लास का, तो सेम टाइप ऑफ टेक्सचर, बस अगर बीच में ग्रेन्स रहा तो उसको हम बोलेंगे इंटरग्रेनुलर और अगर बीच में ग्लास रहा तो उसको हम बोलेंगे इंटरसर्टल। समझ गया? अच्छा, अगर अगर कूलिंग रेट अगर लिटिल बिट लोअर रहा इंटरग्रेनुलर से, ये क्या हो रहा है, ये कूलिंग रेट फास्ट हो रहा है इसीलिए हो रहा है, कूलिंग रेट जल्दी हो रहा है इसीलिए ये टाइप ऑफ टेक्सचर हो रहा है। तो तुम अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो सबसे हाईएस्ट कूलिंग रेट होता है विट्रोफायरिक का, देन इंटरसर्टल का, देन इंटरग्रेनुलर का। ये तो कूलिंग रेट के हिसाब से हो रहा है, जितना जल्दी कूल करेगा, अगर बहुत जल्दी कूल कर रहा है तो विट्रोफायरिक बनेगा, अगर उससे थोड़ा कम करेगा तो इंटरसर्टल, अगर उससे भी थोड़ा कम करेगा तो इंटरग्रेनुलर। फिर आता है ऑफिटिक टेक्सचर, ऑफिटिक टेक्सचर। अभी ऑफिटिक टेक्सचर में कॉम्पोजिशन हम लोगों का फिक्स्ड हो जाएगा, यहाँ पे फेनोक्रिस्ट रहेगा प्लेजियोक्लेस का, मतलब एनोथाइट या प्लेजियोक्लेस का, प्लेजियोक्लेस का, और ये प्लेजियोक्लेस का जो फेनोक्रिस्ट है उसको पार्शियली सराउंडेड होगा, वो पार्शियली सराउंडेड होगा किससे, पाइरोक्सिन से, मतलब डाइऑक्साइड से, बेसिकली डाइऑक्साइड या पाइरोक्सिन, डाइऑक्साइड में पाइरोक्सिन ही है ना, और प्लेजियोक्लेस मतलब इस सिचुएशन में एनोथाइट, तो इसको हम बोलते हैं ऑफिटिक टेक्सचर, सॉरी इसको बोलते हैं सब ऑफिटिक टेक्सचर, सब ऑफिटिक टेक्सचर। और कूलिंग रेट अगर उससे भी कम हुआ, मतलब ठीक ठाक कूलिंग हो रहा है, तब जनरेट होता है ऑफिटिक टेक्सचर, ऑफिटिक टेक्सचर। ऑफिटिक टेक्सचर इज एग्जैक्टली सेम एज porphyritic टेक्सचर, ऑफिटिक टेक्सचर इज एग्जैक्टली सेम एज porphyritic टेक्सचर, बट यहां पे हमेशा फेनोक्रिस्ट जो है, यहां पे हमेशा फेनोक्रिस्ट जो है वो एनोथाइट या फिर प्लेजियोक्लेस फेल्सपर का होगा और ग्राउंड मास डाइऑक्साइड या फिर यूटेट्री कंपोजिशन का होगा। हमेशा हमेशा ऑफिटिक टेक्सचर में ये फेनोक्रिस्ट प्लेजियोक्लेस का होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो यार। श्योर? श्योर? टेक्सचर लिख लिया सब लोगों ने, कैसे क्या होता है? प्रेरणोनोइटिक लिख लिया, लिख लिया है? ठीक है। तो ये होता है बेसिक सिचुएशन। अब तुम लोगों को मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन है, मेरा भी मन में आ रहा है, सबका ही मन में आ रहा है, आना चाहिए। एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? कि क्वेश्चन आना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आर मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तभी तो तुम वो उसका आंसर ढूंढने निकलोगे ना। अगर क्वेश्चन में ही आ रहा है तो आंसर क्या ढूंढना? तो क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आना, क्वेश्चन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आ रहा है बग डालो, बोल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। देखो ये यूटेक्टिक पॉइंट है, ये है हम लोगों का डायोक्साइड का लिक्विडस, ये है अनॉर्थाइड का लिक्विडस। ठीक है, ये है डायोक्साइड, ये है अनॉर्थाइड। डायोक्साइड कैसा मिनरल है, मैफिक या फेल्सिक? हाँ, मैफिक। एनोर्थाइड कैसा मिनरल है, मैफिक या फेल्सिक? अभी मेंटल का कंपोजिशन कैसा होता है, मैफिक, फेल्सिक, अल्ट्रा मैफिक? क्या हाँ, मैफिक। अल्ट्रा मैफिक होता है ना बेटा, अल्ट्रा मैफिक होता है। मेंटल का कंपोजिशन अल्ट्रा मैफिक होता है। अल्ट्रा मैफिक, अल्ट्रा मैफिक का मतलब क्या है? अल्ट्रा मैफिक का मतलब क्या है? 90% से ज्यादा होगा। ग्रेटर देन 90%, ग्रेटर देन 90 सॉरी परसेंट मैफिक मिनरल्स, हाँ की ना? यस मैम। तो यहां पे डाइऑक्साइड 90, अगर मेंटल का कंपोजिशन हम लोगों को यहां से दिखाना है तो डाइऑक्साइड 90, एनॉर्थाइड 10, बस ये पोर्शन जो है, यही हम लोग, इस पर्टिकुलर पोर्शन हम लोगों का मेंटल का कंपोजिशन डिनोट करता है, मेंटल का कंपोजिशन डिनोट करता है, हाँ की ना? एकदम। तो अभी इस सिस्टम से, इसी पर्टिकुलर सिस्टम से, तो एक मेंटल का रॉक जो है वो इसी रीजन में रहेगा। सपोज रॉक का नाम देते हैं R1। तो यहां से मेल्टिंग होके पर हम लोगों को जो बेसॉल्ट दिखाई देता है, मैंने क्या बोला था पिछले दिन, यहां से यहां तक डाइऑक्साइड 60 से डाइऑक्साइड 40 तक, ये होता है बेसॉल्ट का कंपोजिशन, ये होता है बेसॉल्ट का कंपोजिशन। पर अगर हम एक बेसॉल्ट देखें, अगर हम एक बेसॉल्ट देखें तो हमेशा क्या होता है कि जो फेनोक्रिस्ट होता है ना, मतलब मैक्सिमम टाइम जो फेनोक्रिस्ट होता है, जो फेनोक्रिस्ट होता है वो प्लेजियोक्लेस का होता है भाई, और जो ग्राउंड मास होता है वो डाइऑक्साइड का होता है, ग्राउंड मास जो होता है वो डाइऑक्साइड का होता है। अगर कोई भी मेल्ट ये अल्ट्रामेफिक मेंटल से जनरेट कर रहा है तो बाल कंपोजिशन इस पॉइंट पे कैसे रीच करेगा? अगर बाल कंपोजिशन एनॉर्थाइड के साइड में रीच करे तब भी ना जाके प्लेजियोक्लेस का फेनोक्रिस्ट हम मिलेंगे, हाँ की ना? अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि बेसॉल्ट जो है, बेसॉल्ट पे प्लेजियोक्लेस का फेनोक्रिस्ट हम लोगों को ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है? और डाइऑक्साइड का हम लोगों का ग्राउंड मास दिखाई देता है, ठीक है? तो सपोज ये एक रॉक है R1 जो अल्ट्रामेफिक है, जो मेंटल का कंपोजिशन डिनोट कर रहे हैं, हाँ की ना? समझे कि नहीं समझे? तो सपोज ये मेल जनरेट कर रहा है, ये मेल जनरेट कर रहा है, मेंटल का रॉक का ही मेल्ट होगा ना, तो पहले यूटेक्टिक पॉइंट पे मेल जनरेट करेगा, हाँ की ना? करेगा कि नहीं करेगा? फिर वो मेल्ट किधर मूव करेगा? फिर वो मेल्ट मूव करेगा लिक्विडस के थ्रू, सॉलिड भी मूव करेगा, फिर इस पॉइंट पे आके वो मेल्टिंग कंप्लीट होगा। तो अगर कोई एक मेल जनरेट हो रहा है तो मेल्ट का बाल कंपोजिशन ऐसे होना चाहिए, हाँ की ना? अगर उसको स्ट्रेट लाइन उठा दे तो मेल जो जनरेट हो रहा है उसका बाल कंपोजिशन ये होना चाहिए, सपोज इसका नाम है S1। समझे कि नहीं समझे प्रेरणा? श्योर? हाँ ना, क्या एक बार बोलो बोल। नैतिक, नैतिक
श्योर। पर हम लोगों को नेचुरल लाइफ में जो दिखाई देता है, बेसल्ट अगर तुम उठा लो, तुम लोग जिसने इग्नियस का है माइक्रोस्कोप किए हो, तो ज्यादातर क्या दिखाई देता है कि ये जो प्लेजियोक्लेस है ना, ये प्लेजियोक्लेस सारा रहता है फेनोक्रिस्ट में, और ये जो ग्राउंड मास होता है वो ज्यादातर होता है डाइऑक्साइड, मतलब यूटिलिटी कंपोजिशन का, या फिर डाइऑक्साइड का, चलो कर लेते हैं डाइऑक्साइड का। तो अगर किसी भी रॉक इस पोजीशन से मेल्ट होके अगर मेल जनरेट कर रहा है, तो पॉसिबल है क्या ये फेनोक्रिस्ट प्लेजियोक्लेस का जनरेट करे? पॉसिबल है कभी भी? फिर अगर ये मेल्ट कूल होता है तो पहले क्या जनरेट करेगा? डाइऑक्साइड जनरेट करेगा, हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। प्रणोना, हाँ। नोइतिक, हेलो। तो फिर नेचर में ये कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? कोई आइडिया? कोई भी आइडिया? মানে তুমি বলছো যে প্লাজিওক্লেসটা ওই ফেনোক্রিস্টের সাথে কি করে एग्जैक्टली प्लेजियोक्लेस कैसे फेनोक्रिस्ट में रहेगा? कोई भी आइडिया, एक सिग्निफिकेंट स्लाइट आइडिया, जो भी है, मैं मालूम है इसका आंसर तुम लोगों को नहीं आएगा। हाँ बोलो। जो तो डाइऑक्साइड का वो वाला कंपोजिशन आर्गन का यूटिलिटी पॉइंट आएगा, तब मतलब मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। हाँ तो उसके बाद मतलब वो मेल्ट होने के बाद वो मेल्टर से क्रॉस कर जब आएगा, तो क्रॉस के नीचे ही रहेगा, तो वो वाला उसका मतलब डेंसिटी तो हाई होगा ना, तो हाँ उसमें जो मतलब हेवी मिनरल हो गए वो तो चले नीचे बैठ जाएंगे, और जब वो मतलब ऊपर आएगा क्रस्ट के, तब उसका तो कंपोजिशन फेल्सिक हो जाएगा, मतलब प्लाजियोक्लेस तो रह सकता है ना। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब तूने सर, इतना, ये आपका मतलब प्रीवियस क्लास में था, मैं ओह अच्छा, प्रीवियस क्लास में था। प्रीवियस हाँ, कौन से हाँ, क्लास में था रे? अच्छा अच्छा, प्रीवियस क्लास में था। हाँ 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 हाँ, इंग्लिश में है ना वो वाला हाँ हाँ मैंने हाँ देखी थी हाँ, सर। वेरी नाइस, तूने रिटर्न किया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। पर तूने तूने सबसे बढ़िया बात है तूने कि ये मेंटल में जनरेट हो रहा है और ये क्रस्ट तक जा रहा है, इतना तक पकड़ पाया, इसी में बहुत खुश हूँ, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। पर इसका एक्चुअल थोड़ा रीजन थोड़ा सा अलग है। तूने ऑलमोस्ट 90% सही बोल दिया, 90% सही बोल दिया। एक चीज देखो, ये जो हम फेज डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कितने प्रेशर के लिए कर रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कर रहा है, राइट? हाँ, हाँ भैया। पर मेंटल में जब रॉक जनरेट हो रहा है, तब तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो मेल जनरेट नहीं हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ, उसमें तो ज्यादा प्रेशर है। एक चीज हम लोग, हाँ एक चीज हम लोग पकड़ के चलते हैं, एक चीज हम पकड़ के चलते हैं कि 1 किलोमीटर डेप्थ बढ़ने के लिए 3.3 किलो बार प्रेशर इंक्रीज होता है। 3.3 किलो बार प्रेशर इंक्रीज होता है। अभी हम सिस्टम में प्रेशर को लाएंगे, अभी सिस्टम और आइसोबारिक नहीं रहेगा, अभी हम सिस्टम में प्रेशर को लाएंगे। देखो क्या होता है जब प्रेशर इंक्रीज होता है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है, रेट ऑफ डाइऑक्साइड का लिक्विडस जो है, डाइऑक्साइड का लिक्विडस जो है, उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डाइऑक्साइड लिक्विडस इज ग्रेटर देन एनॉर्थाइट लिक्विडस। मतलब कैसा जनरेट करेगा? वो ऐसा कुछ जनरेट करेगा। ये होगा डाइऑक्साइड का लिक्विडस, ये होगा एनॉर्थाइट का लिक्विडस, ये होगा डाइऑक्साइड का लिक्विडस, ये होगा एनॉक्साइड का लिक्विडस। ये सपोज हम लोग ले रहे हैं 33 किलो बार प्रेशर, तो
तो अगर 1 किलोमीटर डेप्थ पे 3.3 हो रहा है तो 33 कितना होगा 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में। तो अगर जैसे 10 किलोमीटर में ये इसका यूटिलिटी कंपोजिशन, इस एग्जैक्ट कंपोजिशन मैंने भूल गया, वो मेरा याद नहीं है, वो नहीं चाहिए भी नहीं, कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। ये बात समझा कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डाइऑक्साइड लिक्विडस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनॉक्साइड लिक्विडस। ये समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हेलो, एक बार आतर कोई কি হচ্ছে না? क्या हो रहा है देख, डाइऑक्साइड का लिक्विडस प्रेशर इंक्रीज के वजह से डाइऑक्साइड का लिक्विडस जिस रेट में इंक्रीज करता है, मतलब देखिए प्लॉट दिखा देता है तुम लोगों को, देखो प्लॉट दिखा देता है, सबसे अच्छा है प्लॉट से समझ आ रहा है। ये है टेम्परेचर, ये है प्रेशर। तो विल इंक्रीजिंग प्रेशर, ये है एट 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है हम लोगों का एट 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है हम लोगों का डाइऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डाइऑक्साइड का जो लिक्विडस है वो ऐसे करके इंक्रीज होता है, ऐसे करके इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इस साइड में है डाइऑक्साइड सॉलिड, सॉरी डाइऑक्साइड क्या लिख रहा हूं, ये है डाइऑक्साइड सॉलिड, ये है डाइऑक्साइड लिक्विड। और एनॉर्थाइड का कैसे होता है? एनॉर्थाइड का थोड़ा कम स्लोप में होता है, एनॉर्थाइड का कम स्लोप पे होता है, एनॉर्थाइड का कम स्लोप होता है। अगर इस साइड सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एनॉर्थाइड का अगर डायग्राम ड्रॉ करे, एनॉर्थाइड का अगर डायग्राम ड्रॉ करे तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर। तो देखो किसका ग्राफ ज्यादा स्टीप है? डाइऑक्साइड का स्टीप है, हाँ कि ना? सॉरी, ये लिक्विड क्यों लिखा मैंने, पागल हो रहा हूँ मैं। ये डाइऑक्साइड लिक्विड, डाइऑक्साइड का ज्यादा स्टीप है एनॉर्थाइड से, हाँ कि ना? तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ये लिक्विडस जो है ये कंपैरेटिवली हायर रेट में इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पे स्लोप ज्यादा है और यहाँ पे स्लोप का मतलब लोअर रेट में ये लिक्विडस इंक्रीज कर, लिक्विडस एक्सपेंड कर रहा है, हाँ कि ना? ये समझे कि नहीं समझे? नैतिक प्रेरणा, श्योर? मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम लोगों की बात से। देख छोटा छोटा मेल्टिंग टेम्परेचर तो है ना, ये लाइन भी छोटा छोटा मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो प्रेशर अगर इतना इंक्रीज कर रहा है, देख मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है, पर यहां पे प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। ये प्रेशर के लिए देख मेल्टिंग पॉइंट बहुत दूर नहीं जा रहा है, बहुत दूर नहीं जा रहा है। यहां पर सेम प्रेशर के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जा रहा है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जा रहा है, ये एक्सपेंड कर जाएगा ज्यादा, ये एक्सपेंड कर जाएगा ज्यादा, हाँ कि ना? डाइऑक्साइड का लिक्विडस जो है ये समझ में आया? प्रेरणा है एकदम। अभी क्या होता है, अभी ये रॉक जो है एट 33 किलोबार प्रेशर, 33 किलोबार प्रेशर और 10 किलोमीटर डेप्थ इस यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके पहला मेल जनरेट करेगा, हाँ कि ना? करेगा कि नहीं करेगा? अभी जैसे इस यूटेक्टिक पॉइंट पे वो मेल जनरेट हो रहा है, सराउंडिंग यहाँ पे रॉक है, सराउंडिंग रॉक है, ये R1 रॉकी है, R1 रॉकी है, ये यूटेक्टिक मेल जनरेट हो रहा है। अभी ज्यादातर क्या होता है, कोई एक रॉक के जो मेल जनरेट होता है उस मेल का डेंसिटी सराउंडिंग रॉक से लोअर होता है, हाँ कि ना? डेंसिटी लोअर होता है, मेल्ट का डेंसिटी लोअर होता है सराउंडिंग रॉक से, रॉक का हाई होगा। तो हायर बुएंट फोर्स होगा, बुएंट फोर्स होने के लिए ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, अपर मूव होगा। समझे कि नहीं समझे? प्रेरणा नैतिक समझे कि नहीं समझे?
तो जैसे ये ऊपर मूव होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है, फिर ये कौन सा वाला कार फॉलो करेगा? ये वाला कार फॉलो करेगा, हाँ कि ना? तो देख, इसका यूटेक्टिक कंपोजिशन जो है, इसका यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्ट अगर 1 एटमॉस्फेयर पे 1 एटीएम वाला कार फॉलो कर रहा है, तो देख किधर जाके कूलिंग हो रहा है। ये कौन से फील्ड में पड़ रहा है? ये कौन से फील्ड में पड़ रहा है? एनॉर्थाइड के फील्ड में पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा कि प्लेजियोक्लेस का फेनोक्रिस्ट हम लोगों को ज्यादा मिलता है भाई। सिंपल सी बात है। तुम लोग अगर 180 प्रेशर में देख के बोलोगे कि क्यों प्लेजियोक्लेस का जनरेट होता है, क्यों नेचुरल सिस्टम में ये तो डाइऑक्साइड होना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा ना भाई, क्योंकि डेप्थ में हो रहा है मेल्ट तो हो रहा है डेप्थ में। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, यूटेक्टिक पॉइंट सारा शिफ्ट हो जाता है एनॉर्थाइड के साइड, और जैसे एनॉर्थाइड से शिफ्ट हो रहा है, वैसे जो मेल्ट लो डेंसिटी के लिए ऊपर आके हिट करता है, तब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, या फिर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 2 एटमॉस्फेरिक वाला भी हो सकता है। 1 एटमॉस्फेयर में जाके अगर हाइपोथेटिकली चलो कि 1 एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तब जाके क्या करता है, अगर बेसॉल्ट है रहा है, बेसॉल्ट क्या है? वोल्केनिक रॉक है। बेसॉल्ट वोल्केनिक रॉक है, मतलब वो बाहर आके कूल कर रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना। बाहर जब आ रहा है तो आप तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है अर्थ का। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ वो फॉलो करेगा, और ये यूटेक्टिक कंपोजिशन को अगर हम नीचे लाए तो देखो वो एनॉर्थाइड के फील्ड में हिट करता है। ये एनॉर्थाइड के फील्ड में हिट करता है। अभी ये बड़े मजेदार चीज है। अभी पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीन, अभी देखो प्लॉट 3D हो गया। इस यूटेक्टिक पॉइंट से इस यूटेक्टिक पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो एक 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, हाँ कि ना? ऐसे एक, फिर तुम्हारा ऐसे एक 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, एक वैली के टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। ये प्रेशर जैसे ही तुम घुसा लिए, तभी तब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C-P+2। तो प्रेशर वेरिएशन जब हो जाएगा तो यूटेक्टिक पॉइंट एक लाइन हो जाएगा। ये देखो यूटेक्टिक एक लाइन हो गया। ये यूटेक्टिक फॉर 10 किलोमीटर, ये यूटेक्टिक फॉर 0 किलोमीटर। समझे? तो क्वेश्चन अगर पूछे जैम में कि भाई अगर हम लोग यूटेक्ट प्रेशर वेरिएशन भी कर दे तो यूटेक्टिक पॉइंट की पॉइंट ही रहेगा? नहीं रहेगा, एक लाइन हो जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को डायमेंशन समझना है कि ये फेज डायग्राम पूरा डायमेंशनल ऐसे करके ही होता है। सिंपल बात है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज किसी जगह पे नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, क्रिस्टल क्लियर है? किसी जगह पे डाउट है तो बोलो, किसी जगह पे एक भी सिंगल पॉइंट पे डाउट है तो बोलो, एक भी सिंगल पॉइंट पे डाउट है तो बताओ। ये बुक में भी नहीं मिलेगा, क्लास नोट ले लियो सब। हाँ भाई। प्रेरणा नैतिक किस जगह पे डाउट है बोलो? डाउट नहीं है तो इधर सब कुछ समझ जा रहा है, और नहीं तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। बोलो यार, क्या डाउट है? बोलो, कुछ भी जगह में थोड़ा सा भी बना, ये ठीक समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी बोलो मुझको यार। नहीं, सब कुछ समझ आ गया। सब कुछ समझ आ गया? प्रेरणा नैतिक हाँ भाई। एकदम। आज के क्लास इतना ही। ये कॉन्सेप्ट हमेशा 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 के लिए याद रखना। ये अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो एमएससी में पढ़ाया जाएगा।